Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is environmental compliance needs to be monitored at all levels. तो बेसिकली इस समय हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इस आर्टिकल में कि अभी इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट रूल्स हुए हैं 2025। तो उसमें क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट या क्लाइमेट चेंज है उसने न्यू रूल्स लाए हैं टू स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो एम क्या है कि हम इंश्योर करें जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई कर रही हैं, यानी कि वो उनको मान रही हैं रेगुलेशंस को। जो एग्जिस्टिंग मॉनिटरिंग चैलेंजेस हैं वो क्या है कि जो करंट मॉनिटरिंग है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है या आगे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कमेटीज़, फिर रीजनल ऑफिसेज हैं एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के, तो ये सब उसे मॉनिटर करते हैं। पर प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं कि मैन पावर बहुत लिमिटेड है, रिसोर्सेज कम है, कैपेसिटी नहीं है इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना ज़्यादा अच्छा। तो डिफ़िकल्टी आती है रियल टाइम मॉनिटरिंग में या कंप्लायंस इन्फोर्स करने में अक्रॉस न्यूमरस इंडस्ट्रीज़। रोल ऑफ प्राइवेट ऑडिटर्स, तो जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं दे कैन नाउ बी एक्रेडिट। तो जो प्राइवेट एजेंसीज है ना उनको लाइसेंस मिल सकता है, उनको एक्रेडिशन दी जा सकती है कि वो अब एनवायरमेंटल ऑडिटर्स बन सकते हैं। सिमिलरली जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं वो उनका फाइनेंशियल ऑडिट कर सकते हैं, वैसे ही वो एनवायरमेंटल ऑडिटर्स भी अब बन सकते हैं। लाइसेंस जो ऑडिटर्स हैं दे कैन इवैल्यूएट वेदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं एनवायरमेंटल लॉज एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको। तो मॉडर्नाइजिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशन, उसमें क्या है कि जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन है ना इट इज़ नो लॉन्गर जस्ट पॉलिसिंग और रिकॉर्ड कीपिंग। जो ऑडिट्स हैं दे कैन कीप ट्रैक कि क्या ग्रीन क्रेडिट रूल्स के साथ कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, जिससे क्या ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेडेबल क्रेडिट्स अर्न करने का भी मौका मिलेगा कि अगर वो फॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसके लिए, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये ऑडिट्स कंपनी को हेल्प कर सकती हैं अकाउंट फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कार्बन एमिशंस, जिससे मतलब इनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है बियॉन्ड करंट रेगुलेटरी कैपेसिटी। इंपॉर्टेंस क्या है लोकल लेवल मॉनिटरिंग का कि जो इन्वायरमेंटल वायलेशंस हैं वो ज़्यादातर बहुत सेवियर रहती हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, ब्लॉक या पंचायत लेवल पे। तो जो न्यू रूल्स हैं वो एम करते हैं टू एम्पावर द लोकल अथॉरिटीज़ टू इम्प्रूव कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट। ओवरऑल गोल है कि हम ब्रिज करें मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में फेस बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करें ऑफ एनवायरमेंटल कंप्लायंस मैकेनिज्म्स अक्रॉस इंडिया। तो क्रक्स ऑफ द टॉपिक है इसकी जो न्यू रूल्स हैं उससे हम प्राइवेट ऑडिटर्स ला पाएंगे जो चेक करेंगे कंप्लायंस के लिए। गवर्नमेंट एजेंसीज पे बर्डन कम होगा, फोकस होना चाहिए ऑन बोथ कंप्लायंस एंड ब्रॉडर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक कार्बन अकाउंटिंग एंड ग्रीन क्रेडिट्स। तो लोकल लेवल एम्पावरमेंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एड्रेसिंग वायलेशन इफेक्टिवली। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होता क्या है? सबसे पहले तो इट इज़ कि एक कंट्री अपना फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस या फिर डिफेंस के डिसीजंस बिना किसी कॉन्स्ट्रेंट, किसी नेशन के या किसी अलाइंसेस के कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण इंडिपेंडेंटली अपने आप अपनी इच्छा से ले पा रही है। कोई आइसोलेशन या न्यूट्रलिटी नहीं है इसका मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट हैं अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी है हमें, हम मल्टीपल पावर्स के साथ इंगेज कर सकते हैं अपनी खुद की शर्तों पर, हमें किसी से पूछ के या किसी से दबाव में आके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रूटेड इन इंडियाज़ हिस्ट्री फ्रॉम जैसे नेहरू जी के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट रही तो मोदी जी के टाइम पे मल्टी अलाइनमेंट रही है हमारी। एक सेकेंड, वाई इट मैटर्स नाउ इज़ कि जो वर्ल्ड है वो अब यूनिपोलर यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड से शिफ्ट कर रहा है मल्टीपोलर पे। तो मल्टीपोलर में हम देख रहे हैं कौन से मेजर प्लेयर्स आ रहे हैं, यूएस, चाइना और रशिया मेजर प्लेयर्स जो हैं वो उभर कर आ रहे हैं। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि अब इंडिया को इस कॉम्प्लेक्स सिनारियो में भी अपने रिलेशनशिप्स बैलेंस करना पड़ेगा वाइल प्रोटेक्टिंग खुद की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी। रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स अब हमारे कैसे हैं? देखा हमने 2 डिकेड्स में थोड़े बड़े तो हैं कि डिफेंस कॉपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेज, टेक ट्रांसफर्स, ये सब बड़े हैं। हम मल्टीलेटरल ग्रुप्स में उनके साथ हैं, क्वाड, I2U2, एमेक। पर फ्रिक्शंस अभी भी हैं, जैसे ट्रेड पॉलिसीज़ पे, टेरिस पे यूएस प्रेशराइज करता है इंडिया को रिगार्डिंग रशिया, तो इट्स नॉट गुड। इंडिया मेंटेन करता है मेजर्ड एंगेजमेंट प्रायोरिटाइजिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अब चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं कि जो बॉर्डर क्लैशेस थे हमारे 2020 में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे तब। चाइना हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, रीजनल प्लेयर है। इंडिया की अप्रोच क्या है कि कॉशियस एंगेजमेंट तो रहे पर फर्म डेटरेंस भी रहे, हम अपने बॉर्डर स्ट्रेंथन कर सकें, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स करें और पार्टनरशिप रखें ब्रिक्स एससीओ में। पार्टिसिपेशन है हमारी ब्रिक्स और एससीओ में। तो बैलेंस कहाँ पे हम ला रहे हैं? हम कन्फ्रंटेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं,
डोमिनेट नहीं हो रहे हैं, डोमिनेट होने नहीं दे रहे हैं, पर हम डिप्लोमेसी भी अपनी ओपन रख रहे हैं। अब वहीं रशिया के साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी है, जो हमारी हिस्टोरिकल टाइज हैं, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वो रहे हैं, मेंटेन करा है हमने डिस्पाइट एनी ग्लोबल प्रेशर आफ्टर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, इंपोर्ट करता है वेपन्स को, डिप्लोमेटिकली इंगेज करता है, अपनी रिलेशनशिप्स अपनी पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई करता है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इज इक्वल टू रिफ्यूजिंग टू चूज साइड्स इन अ बाइनरी कॉन्टेस्ट। ग्लोबल साउथ लीडरशिप, तो इंडिया अपने आप को एक वॉइस बताता है ग्लोबल साउथ की। डिप्लोमेसी जो है हमारी इंटरेस्ट ड्रिवन है, प्रेगमेटिक और असर्टिव है। गोल है कि हम इन्फ्लुएंस विदाउट बीइंग अलाइन टू वेस्टर्न और अदर पावर्स प्रायोरिटीज़। मॉडर्न चैलेंजेस क्या हैं ऑटोनॉमी के लिए, कि एक तो इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है कुछ कंट्रीज़ की, फिर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और क्लाइमेट डिप्लोमेसी के लिए पार्टनरशिप चाहिए, साइबर थ्रेट्स, एआई वॉरफेयर, स्पेस कंपटीशन। तो ऑटोनॉमी नाउ इंक्लूड्स डिजिटल एंड टेक सोवर्निटी। डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा रहती है, अंदर पार्टीज़ मतलब नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं कई बार तो साथ आती हैं। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़, देन इंस्टीट्यूशनल लिमिट्स अफेक्ट द ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसके लिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल कोहेरेंस की ज़रूरत है हमें। कंक्लूजन, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन एक्शन, तो इंडिया को इंगेज करना पड़ेगा यूएस के साथ विदाउट बीइंग अ वैसाल, डेटर चाइना विदाउट वॉर एंड पार्टनर विद रशिया विदाउट आइसोलेशन। सो इट इज़ अबाउट स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड टॉल, reclaiming agency in a complex world. Strategic autonomy is a strategy, not just a slogan, navigating the global order with clarity and confidence. So crux of the topic is strategic autonomy is equal to being independent, flexible and pragmatic foreign policy. India balances relationships with US, China and Russia while asserting national interests. Focus on global south leadership, technological sovereignty and domestic strength ensures India remains a sovereign global player. So that's all for the articles today. Thank you.